हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप पढ़ेंगे क्लास 7 का, ठीक है, अध्याय 2 एनसीईआरटी हिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूं लगातार। और पीछे कक्षा 6 की मैंने क्लास 6 की मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और क्लास 7 का मैंने जो लेसन 1 है उसको भी मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे लेसन 2 अध्याय 2 राजा और उनकी राज्य। ठीक है, ये आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो आइए देखिए। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ठीक है, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इस मानचित्र में जो शासन किए हैं शासक, ठीक है, राजवंशों को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए। ठीक, तो ये है आपका मानचित्र। ये देखिए, छोटा सा मैंने कर दिया, पूरा आपको दिख जाए। ये लीजिए। तो मानचित्र एक आपके सामने है। इसमें जो है 7वीं से 12वीं शताब्दियों में जो प्रमुख राज्य हैं वो आप देख लीजिए। जैसे देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। अच्छा, मैप जो है ज़रूर देखिए, इसको स्किप मत करिए ना, तो आगे बढ़ाइए भाई। आप लोग बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं चीज़ें। अब ये नहीं आप समझेंगे ना, तो आगे जब आप पढ़ोगे तो किताब समझ में नहीं आएगी। तो बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो आप लोग देखिए। आप लोग वीडियो छोड़ छोड़ के देख रहे हैं, आज काफ़ी छोड़ दे रहे हैं वीडियो। जो एल्गो आपका इसमें यूट्यूब में दिखा रहा है कि स्किप आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे ये आपको भारत का मैप दिख रहा है, आपको पूरा दिख रहा है ना। तो ये मैप आप देख पा रहे हैं, और नीचे श्रीलंका है, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इंद्रप्रस्थ यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक, चहमान या चौहान जो शासक थे यहाँ पे हैं। कन्नौज आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, और देखिए दक्षिण तरफ आपको राष्ट्रकूट की स्थिति यहाँ पे है ना। मान्यखेत जो स्थान है ये देखिए, या मान्यखेत, ठीक है, ये यहाँ पे है। चोल शासन आप देख रहे हैं, चोल यहाँ पे हैं, चेर यहाँ पे हैं, पांड्य यहाँ पे हैं। ठीक है, पूर्वी चालुक्य वेगी की स्थिति कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है। कलिंग, ये देखिए कलिंग की स्थिति यहाँ पे है ना, उड़ीसा में आपका। और यहीं कलिंग पे अशोक की लड़ाई भी हुई थी, है ना जी। इसी लड़ाई के बाद जो है सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया था, यही वो स्थान है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे देखिए पाल शासक हैं, पाल, ठीक है। और नेपाल आपकी यहाँ पे है, तिब्बत इधर है, कश्मीर आपको यहाँ पे है, देख रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए आप, बाकी नदियाँ आपको देख ही रहे हैं। नर्मदा नदी यहाँ पे, तापसी ये देखिए नदी, गोदावरी यहाँ पे है, गुज्जर प्रतिहार ये देखिए यहाँ पे है, और प्रयाग स्थिति आप देखिए, समझिए कहाँ पे है, इससे आपके दिमाग में बैठेगा। बनारस, इलाहाबाद, चंदेल यहाँ पे हैं, देखिए परमार शासक देखिए यहाँ पे हैं। और अब देखिए गुज्जर प्रतिहार है ना, और पाल, ठीक है। तो ये आप जो है राष्ट्रकूट, ये देखिए ये तीनों का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, त्रिकोणीय संघर्ष होता है। ठीक, पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक, अब देखिए कहाँ कितना है, ये दक्षिण में है, एक इधर है, कि यहाँ पे है, बंगाल तरफ है, ये आपकी उत्तर भारत तरफ है, देख रहे हैं ना। तो इनमें युद्ध हुआ है, किसको लेकर, कन्नौज पे अधिपति के लिए जो है युद्ध हुआ है। ये देखिए कन्नौज कहाँ है, यहाँ पे है, देख रहे हैं ना। तो अब जो है इसको आपने अच्छे से देख लिया, इसको पूरा समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार स्थितियां देखिए। अब आइए आगे चले। नए राजवंशों का उदय। अब देखें इसमें, ये पॉइंट को पढ़िए।
7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, क्या हो रहा है, अब देखिए बदलाव हो रहा है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और देखिए, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनकी दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महास्वामी, इसका अर्थ है, इत्यादि घोषित करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ठीक है, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। ठीक है, अब हिरण्यगर्भ क्या है, देखिए ये शब्दावली आप पढ़ते होंगे, इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, सोने का गर्भ। ठीक है, ये अर्थ भी आप अच्छे से समझते चले। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है, सोने का गर्भ। ठीक है, अर्थ आप शब्दावलियों को समझे रहेंगे ना तो चीज़ें आसान रहेंगी, और एग्जाम में आप पूछता भी है, कई शब्दावलियों को पूछा है। शब्दावली की जो यूजीसी नेट का कई सारी शब्दावलियों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख डालिए। ठीक है, और देखिए आगे, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक, राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, अब ये एक चित्र आप देख रहे हैं, इसे आप देख लीजिए, ये चित्र आपको दिख रहा है। ठीक है, एलोरा के गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो विष्णु देवता हैं उनको नरसिंह रूप में दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कई सारे हाथ देख रहे हैं आप जो है। ठीक है, और ये कब बनी है, ये राष्ट्रकूट जो है काल में बनी है। ठीक है, आइए आगे देखें, राज्यों में प्रशासन। ये अगला पॉइंट आप देखिए इसको। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, यानी क्या है महाराजाधिराज का अर्थ क्या है, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए राज्यों में प्रशासन कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिए, समझिए इसको। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, है ना, महाराजाधिराज क्या है, इसका अर्थ क्या है, राजाओं के राजा। ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों के स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। ठीक है, अब देखिए उपाधियां तो इतनी धारण की है इन्होंने, लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी ये लोग सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र जो है सत्ता का उपभोग करते थे,
ठीक है, और बाकी जैसे उपहार इत्यादि है वो राजा को समय पे पहुंचाते थे। बाकी आपने देखा कि जैसे जो शक्तिशाली होते थे वो राजा को चुनौती भी देते थे और हरा करके अपनी सत्ता भी बढ़ा लेते थे, बना लेते थे। ठीक है, आइए आगे देखिए। इन सभी राज्यों में उत्पादों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। समझ रहे हैं, कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक, 400 कर। देखिए, इसे समझिए। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व थे, यानी कि भू राजस्व थे। ठीक है, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी पर इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कर देखिए, इतने इतने चीज़ों पे, मकान के छाजन पे कर है, ताड़ पे कर है, सीढ़ी लग रही है उस पर कर है। ठीक है, पारिवारिक संपत्ति की उत्तराधिकार, जब उत्तराधिकार को भाई संपत्ति जा रही है तब जो है कर लग रहा है। ठीक है, तो कर आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिससे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति समानता प्रभावशाली परिवार के बीच की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। ठीक है, अब आइए प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब इसे आप समझिए। देखिए, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं होते। समझ रहे हैं ना, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकती। अब प्रशस्तियों का अर्थ आप जानते हैं, प्रशंसा। ठीक है, अब भाई प्रशंसा किसी की होगी तो बढ़ा चढ़ा कर की होगी, है ना। ठीक है, तो देखिए, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये पीछे आपने पढ़ा था, वीडियो अपलोड भी है, आपने देखा ही होगा। नहीं देखे हैं तो आप देख डालिए, कक्षा 6 से मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। देखिए आगे, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब देखिए, आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ठीक है, देख रहे हैं कितने क्षेत्रों को जो है बता रहे हैं, इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया जब वो राजकुमार थे। ठीक है, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। ठीक है, तो ये बखान आप देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा जो है इनके बारे में बखान किया गया है, प्रशंसा की गई है। ठीक है,
अब देखिए आगे, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये प्रायः ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ठीक है, ये आप देखिए, ये आपका जो है ताम्र पत्र आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये तांबे का आप बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं ना, ये तांबे का बना हुआ है। ठीक, और इसमें जो है थोड़ा संस्कृत में और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ये लिखावट आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो जो है मतलब तमिल और संस्कृत मिला करके लिखा गया है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान, ठीक है, भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। समझ रहे हैं, जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। ठीक है, जो यह बतलाते हैं कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ठीक, आइए आगे, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। अब भाई इसे देखिए, आप समझिए, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ठीक, देखिए, इसने मिट्टी की मेड़े हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। ठीक है, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। ठीक है, अब ये जमीन जिसको मिली है, जिसको भूमि दान में मिली है, वो क्या कर सकता है? इस जमीन से कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर जो है वसूल सकता है। ठीक है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। ठीक है, वह पक्की ईंटों के बने ऊपर माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ों और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। देख रहे हैं ना, तो ये दान में मिली है, इतनी चीजें वो कर सकता है, कर भी वसूल रहा है। ठीक, तो ये हो गई। अब आपको समझ में आया होगा कि जो भूमि अनुदान उस समय मिलती थी तो क्या क्या चीजें कैसे था। ठीक, आगे 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। ठीक है, कल्हड़ ने अपने वृत्तांत में लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए वह एक असाधारण ग्रंथ है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट को पढ़िए, धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ठीक है, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र गंगा घाटी में कन्नौज नगर था। ठीक है, कन्नौज नगर को मैंने अभी मैप में आपको दिखाया। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने इतना समय आपको दिया था, इतना समय उसके लिए लिया कि आपको हर पहले
पोजीशन समझ में आ जाए कि कौन कहाँ पे है स्थित, कहाँ पे है राज्य, कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे कौन शासक था। ठीक है, अब देखिए एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक, इन सब की स्थिति कहाँ पे थी मैंने बताया आपको। पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो आपने देखा एक शासक दक्षिण में है, उत्तर में है, एक बंगाल में है, कन्नौज यहाँ पे है। तो और जो है आपने देखा कि कैसे जो है कन्नौज को पाने के लिए इसमें जो है त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। तो पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। ठीक है, अब देखिए शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का निर्माण करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ठीक है, अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार, ठीक है, 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच जो है 17 बार इसने हमला किया है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा कर ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपनी नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ठीक है, चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक शासन किया है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 ईस्वी में उसके हाथों हार गया। ठीक है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो देखना चाहें तो देख लीजिए। और देखिए चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, ये अगला पॉइंट है, इसे आप देखिए। उरैयूर से तंजावुर तक, है ना। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरइयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, चोल राज्य और उसके पड़ोसी, ये देखिए भाई चोल राज्य यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे चोल राज्य, ठीक है, और उसके पड़ोसी भी आप देख रहे हैं, है ना। पांड्यन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वेंगी, काकती, ठीक है, वनवासीधर हैं। तो इस तरह पड़ोसी भी आपको दिख रहे हैं। और आ जाइए, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और इसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में जो है बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज देखिए प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना है। ठीक है, और उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया।
उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। ठीक है, और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। अब देखिए यहाँ चोल, और फिर ये देखिए श्रीलंका पे हमला किया है। ठीक, गंगा घाटी ये देखिए ऊपर तरफ हमला किया है। आ जाइए आगे। इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई। ठीक, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। इसे देखिए, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृश्य एक चमत्कार हैं। ठीक है, ये आप देखिए गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये देखिए मंदिर को, और ये मंदिर हो आप देख रहे हैं, जिस छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है। ये देखिए ऊपर पतली होती गई है ना। और उस पर गौर करें, बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें देखिए। अब देखिए आप पत्थरों को किस तरह डिजाइन दी गई है, ये आप देख रहे हैं, है ना। कितना खूबसूरत कारीगरी का आप देखिए नमूना यहाँ पे दिख रहा है। कितनी मेहनत लगी होगी, सोचिए इसको बनाने में, काटने में, पत्थर को डिजाइन देने में, है ना। तो अद्भुत कला का नमूना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसे। आगे देखिए, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों, अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। ठीक है, इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। ठीक है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ठीक है, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। ठीक है, इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक, ठीक है, इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों की सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। ठीक है, ये देखिए आप, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं। ठीक है, ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती है। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप में करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी।
कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। ठीक है, एक चोल कांस्य प्रतिमा, कितनी सावधानी से इसे अलंकृत किया गया है, इसे गौर कीजिए। एक चोल कांस्य प्रतिमा है ना, ये है भाई, ये आप देखिए। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये चोल कांस्य प्रतिमा आपके सामने है। ठीक है, तो कितनी डिजाइन आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसको जो है डिजाइन किया गया है। मुकुट ये देखिए आप, जो है पूरी डिजाइन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी से जो है इसको आप देख पा रहे हैं कि डिजाइन किया गया है। आगे देखें, ये देखिए चित्र 5, ये आप देख पा रहे हैं। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। ठीक है, हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। ठीक है, जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। ठीक, आइए आगे देखिए। स्मरण रहे कि सिंचाई काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों को देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। ठीक, अब आइए साम्राज्य का प्रशासन को आप समझिए। देखिए, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। ठीक है, इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ठीक, नाडू शब्द, उर शब्द कई बार आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको एक बार और देखिए। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। ठीक है, किसानों की बस्तियां क्या कही जाती थी, उर कही जाती थी। शब्दावलियों पे विशेष ध्यान दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। ठीक है, इस तरह के गांवों के समूह को, अब देखिए, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। क्लियर है। आगे देखिए, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करती थी। ठीक है, ग्राम परिषद क्या कर रहा है, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ठीक, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान रूप में मूवेंद वेलन, ठीक है, इसका मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार, ठीक है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट हैं, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से आप ध्यान दीजिए इसे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान रूप में मूवेंद वेलन, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक है, अरैयार यानी इसका क्या मतलब है, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। क्लियर है यहां तक। चलिए आइए आगे देखिए, भूमि के प्रकार। अब इसे आप देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियां का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, ठीक है, ये क्या है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, उसे क्या कहते हैं, वेलन वगाई। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, ये क्या है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि
देवदान और तिरुमट्टकनी, ठीक है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते हैं देवदान या तिरुमट्टकनी। अब देखिए चंदन, ठीक है, इसका क्या, ये क्या है, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते हैं चंदन, ठीक है, नाम भी साउथ के हैं। ठीक है, आगे देखिए, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख में प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों ब्यौरेवार दर्ज की जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ठीक, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर के प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन है। ब्राह्मणों की सभा का संगठन किया था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। सदस्यता के लोग योग्य होते थे तथा तालपत्र के छोटे टिकटों पर दिए लिखे जाते थे। मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, अभिलेख और लिखित सामग्री, इसे आप देखिए। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, उनकी, अब ध्यान दीजिए, इसे एक बार देखिए। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, ठीक है, सभा की सदस्यता क्या है? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, उनके पास अपना घर होना चाहिए और उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभिलेखों में राजाओं, शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरियापुरम में एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, इससे जो है साधारण जो औरतें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देखिए मिलेगी, कैसे जो है जीवन था। देखिए आप, अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेलाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पुलाया। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। समझ रहे हैं? गरीब परिवार के। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहाते में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। ठीक है, तो जीवन देखिए अब इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है कि कैसे जो है वो जो गरीब परिवार है, ठीक है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे जो नीचे के लोग कैसे उनका जीवन है चल रहा है, कैसे जीवन यापन, तो उसको जो है दिखाया गया है। देखिए, समझिए, आप इसे अच्छे से उस समाज को समझ पाएंगे। और देखिए, मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को
चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन पड़े छोटे गड्ढे में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाली मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। दिख रहे हैं ना, कितना सुंदर भाई उस समय का जो है यहाँ पे वर्णन मिल रहा है। ठीक है, कैसे जो है इस जो गरीब तबके थे वो कैसे उनका जीवन था। ठीक है, आइए तो अब जो है दोस्तों ये आपका अध्याय कंप्लीट हो गया है। आज आपने पढ़ा क्लास 7 का जो है अध्याय 2। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब, और अध्याय आपने पढ़ा राजा और उनकी राज्य। ठीक, तो आशा है दोस्तों आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और भाई यहाँ तक आपने देखा है तो पक्का अच्छा लगा है तो लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।